नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 427 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना उल्लेखनीय है कि वह मानवाधिकार संगठनों से कुछ मतभेद रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है तब कुछ मानवाधिकार समूह उसके विरोध में आ जाते हैं। यह एक सच्चाई है और यह काम केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। इसी कारण बीते दिनों विदेश मंत्री जयशंकर ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि भारत भी अमेरिका में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नज़र बनाए हुए है। उन्हें यह टिप्पणी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह कहा था कि उनका देश भारत में मानवाधिकारों के हनन की निगरानी कर रहा है। यह अच्छा हुआ कि भारत ने अमेरिकी सांसद इल्हान उमर के पाकिस्तान दौरे के समय उनकी गुलाम कश्मीर की यात्रा पर भी दो टूक शब्दों में कहा कि यह उनकी ओछी राजनीति का परिचायक है। समस्या केवल यह नहीं है कि कुछ देश संकीर्ण इरादों से लैस होकर मानवाधिकारों के मामले में भारत को उपदेश देना अपना अधिकार समझते हैं, बल्कि यह भी है कि मानव अधिकारों की बात करने वाले कई ऐसे नेता और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन हैं जो यह काम खुले दुराग्रह के साथ करते हैं। ऐसा करते हुए वे आतंकियों की करतूत की अनदेखी ही करते हैं। पैरा। जैसे मानवाधिकार की आड़ लेकर अपने अन्य इरादों की पूर्ति का काम विभिन्न देश और उनके संगठन करते हैं, वैसे ही स्वदेश में यही काम कुछ राजनीतिक दल भी करते हैं। अपने देश में आतंकवाद का शायद ही कोई मामला ऐसा हो जिस पर छिछली राजनीति न की जाती हो। इस राजनीति का निकृष्ट रूप तब देखने को मिला था जब मुंबई हमले को RSS की साजिश बताने की कोशिश की गई। यह भी किसी से छिपा नहीं कि किस तरह हिंदू संगठनों को लश्कर और जैश से भी अधिक खतरनाक बताया गया, या फिर बाटला हाउस मुठभेड़ को फर्जी बताने की
होड़ लगी अथवा आतंकियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस लेने की कोशिश की गई। क्या इससे खराब बात और कोई हो सकती है कि राजनीति आतंकवाद से लड़ने में बाधक बने? वोट बैंक की ताक में रहने वाली इस सस्ती राजनीति की अनदेखी कर आतंक और खासकर कश्मीर के आतंकवाद के खिलाफ अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसी तरह नक्सलवाद के खिलाफ भी निसंदेह आतंकवाद पर लगाम लगाने के मामले में NIA ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन जितनी जरूरत इस एजेंसी को और सक्षम बनाने की है, उतनी ही पुलिस और खुफिया एजेंसियों को भी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना उल्लेखनीय है कि वह मानवाधिकार संगठनों से कुछ मतभेद रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है, तब कुछ मानवाधिकार समूह उसके विरोध में आ जाते हैं। यह एक सच्चाई है और यह काम केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। इसी कारण बीते दिनों विदेश मंत्री जयशंकर ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि भारत भी अमेरिका में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नजर बनाए हुए है। उन्हें यह टिप्पणी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह कहा था कि उनका देश भारत में मानवाधिकारों के हनन की निगरानी कर रहा है। यह अच्छा हुआ कि भारत ने अमेरिकी सांसद इल्हान उमर के पाकिस्तान दौरे के समय उनकी गुलाम कश्मीर की यात्रा पर भी दो टूक शब्दों में कहा कि यह उनकी ओछी राजनीति का परिचायक है। समस्या केवल यह नहीं है कि कुछ देश संकीर्ण इरादों से लैस होकर मानवाधिकारों के मामले में भारत को उपदेश देना अपना अधिकार समझते हैं, बल्कि यह भी है कि मानव अधिकारों की बात करने वाले कई ऐसे नेता और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन हैं जो यह काम खुले दुराग्रह के साथ करते हैं। ऐसा करते हुए वे आतंकियों की करतूत की अनदेखी ही करते हैं। पैरा जैसे मानवाधिकार की आड़ लेकर अपने अन्य इरादों की पूर्ति का काम विभिन्न देश और उनके संगठन करते हैं, वैसे ही स्वदेश में यही काम कुछ राजनीतिक दल भी करते हैं। अपने देश में आतंकवाद का शायद ही कोई मामला ऐसा हो जिस पर छिछली राजनीति न की जाती हो। इस राजनीति का निकृष्ट रूप तब देखने को मिला था जब मुंबई हमले को
आरएसएस की साजिश बताने की कोशिश की गई। यह भी किसी से छिपा नहीं कि किस तरह हिंदू संगठनों को लश्कर और जैश से भी अधिक खतरनाक बताया गया, या फिर बाटला हाउस मुठभेड़ को फर्जी बताने की होड़ लगी, अथवा आतंकियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस लेने की कोशिश की गई। क्या इससे खराब बात और कोई हो सकती है कि राजनीति आतंकवाद से लड़ने में बाधक बने? वोट बैंक की ताक में रहने वाली इस सस्ती राजनीति की अनदेखी कर आतंक और खासकर कश्मीर के आतंकवाद के खिलाफ अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसी तरह नक्सलवाद के खिलाफ भी निसंदेह आतंकवाद पर लगाम लगाने के मामले में एनआईए ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन जितनी जरूरत इस एजेंसी को और सक्षम बनाने की है, उतनी ही पुलिस और खुफिया एजेंसियों को भी। स्टॉप।